हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आज हम कवर करने वाले हैं और आपको बता देगा इस सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करेंगे। क्लियर है? 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे कवर। क्लियर है? इससे पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको पीडीएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हमारी टेस्ट सीरीज है एमपी पटवारी की स्पेशल। अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है इस पर। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर आपको दे रहे हैं एग्जाम का एनालिसिस बेस्ड और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप मान लीजिएगा। क्लियर है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ज्यादा हम मेहनत करने के लिए प्रेरित हो पाए। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला आपसे सभी को बताइए जीके करंट अफेयर हम कवर करते हैं स्टार्टिंग में। तो पहला क्वेश्चन आपका बना है जीके का। पहला क्वेश्चन बना है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल का क्वेश्चन ये आपका। और कल वाली वीडियो अगर आपने देखी थी तो हमने बताया था कि उज्जैन जो है ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? फाइनली गाइस क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं आपके नदियों से रिलेटेड, नदियों वाला जो टॉपिक है वो हम आपको कवर करवा देंगे। देखिए हमने आपको गुफाओं वाला वीडियो दे दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए। जीके की जुगाड़ पटवारी स्पेशल टेस्ट सीरीज, माफ कीजिएगा, जीके की जुगाड़ पटवारी स्पेशल प्लेलिस्ट हमने बनाई है। यहाँ पर आई बटन पर दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप जरूर से देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि सुपर फास्ट रहता है। मुश्किल से 2 से 5 मिनट की वीडियो रहती है जिसमें हम पूरा आपको दे देते हैं निचोड़। क्लियर है? उनको आप देख लिया करें। तो ऐसी ही हम नदियों से किनारे स्थित वाले शहर की दे देंगे ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। उज्जैन जो शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के तट पर है और मध्य प्रदेश में उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है और कहां से निकलती है? काकड़ी बल्टी इंदौर से निकलती है ये क्षिप्रा नदी, तो याद रखिएगा। और इस नदी के तट पर स्थित है क्षिप्रा नदी। देखिए ये जो नदी है क्षिप्रा नदी, इसके तट पर कौन सा उज्जैन शहर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो ये क्षिप्रा नदी है, आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा कालियादह महल आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो ये भी आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण मेला बात करें उज्जैन का तो सिंहस्थ मेला है, सिंहस्थ महाकुंभ। और प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन बना है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनसंख्या है उनका परसेंटेज बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है? तो ये है 20.1%। क्लियर है? 21.1% आपका सही जवाब रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या जो जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.1% आदिवासी हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 73.34 मिलियन थी। क्लियर है? और जो कुल आबादी का 21.1% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो 69.32% है और लिंगानुपात है 931। ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एक दिन पहले भी यानी कल या परसों में भी पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था उसका। तो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। संशोधन जो किए जाते हैं बेसिकली उसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 में। तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं? 368 के अंतर्गत। भारत के संविधान का भाग, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें मैं ये बता दूं कि ये जो कल वाला वीडियो था राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे हमने अनुच्छेद आर्टिकल आपको कवर करवा दिए थे। और इस तरह से जितने भी आर्टिकल आपके पूछे जा रहे हैं उनकी एक अच्छी लिस्ट आप लीजिएगा, उनको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा सारी चीजें, ताकि आपका अच्छे से कवर हो जाए। और आप लगातार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई नए क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले। क्लियर है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 368 में 24वें और 42वें संशोधन को क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया था। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना बनाते हैं। केशवानंद भारती केस रिलेटेड है इससे। क्लियर है? संविधान के संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके की जा सकती है, विधायिका में नहीं की जा सकती है। ये विधेयक पेश करके की जा सकती है संसद में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है। यानी समानता का जो अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में है, बेसिकली ये कहना है। तो अनुच्छेद आपका 14 सही जवाब रहेगा। अनुच्छेद 14 राज्य किसी भी, देखिए किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, वर्ग, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 की बात करें तो राज्य केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, स्थान
जन्म स्थान और उनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 की बात करें तो राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके अलावा अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से रिलेटेड है और अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशों से जो नागरिक उपाधि दी जाती है वो किस उन्मूलन यानी विदेशों से जो उपाधि दी जाती थी उनको किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। तो ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन 18 में आपका आता है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। गाइस ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं और दो तरह से पूछे जाने का कारण इसका अलग अलग है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे हम तो इसका राइट आंसर चेंज भी हो जाएगा। क्लियर है, हम आपको समझाएंगे बट इसका राइट आंसर बता दें। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले जो मुख्यमंत्री थे ये नरेश चंद्र थे, राजा नरेश चंद्र बेसिकली इनको बोला जाता है। तो आप ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये श्री नरेश चंद्र जी रहे हैं। तो ये आप पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं अर्जुन सिंह का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। क्लियर है। अगर आपसे कार्यकाल में पूछी जाए कि किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है तो अर्जुन सिंह का रहेगा। आपको पता होना चाहिए अर्जुन सिंह जो है ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह। तो पहले तो इन्होंने पूरा टर्म किया, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम 1 दिन के लिए रहे और उसके बाद में वापस से इन्होंने पूरा टर्म किया था। तो क्लियर है। तो ये जो है कार्यकाल में बेसिकली है सबसे कम समय के लिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न पहले देखना है कि क्या पूछा गया है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। क्लियर है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का जो कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री है ये है राजा नरेश चंद्र और ये कुल 12 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्लियर है। तो अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिला था वो तो इतना एग्जैक्ट हमें नहीं पता है या पता भी नहीं चल पाता इतना तो एग्जैक्ट, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यभार ये संभाल रहे हैं। क्लियर है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे जो छोटा कार्यकाल है ये अर्जुन सिंह का है। कार्यकाल की बेसिकली बात की जाए 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक ये रहे थे। क्लियर है। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे और यूपीए सरकार 2004 से 9 में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म सीधी के चुरट तहसील में हुआ है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम है उमा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। सही जवाब रहेगा महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी को पता होना चाहिए। महाकाल मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है उज्जैन। तो याद रखिएगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आपका उज्जैन में दूसरा ओमकारेश्वर में। दोनों को याद रखिएगा। महाकाल के लिंगम को स्वयंभू यानी स्वयं ये पैदा हुआ है। क्लियर है। इसलिए इसको स्वयंभू बोला जाता है। मंदिर का निर्माण मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 में करवाया था। पॉइंट नोट डाउन करिएगा। महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मराठा शासक था, मराठा सेनापति थे राणोजी शिंदे। इन्होंने 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मंगलनाथ का मंदिर है जो कि पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, संदीपनी आश्रम यहाँ पर है। इसके अलावा कई सारे मंदिर यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलते हैं, रामगढ़ जैसे कि। इसके अलावा कई सारे मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 2007 में मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना हुई। कल वाली वीडियो में आपसे क्वेश्चन बना था, तब हमने आपको कवर करवाई थी सभी अकादमियां। क्लियर है। तो याद रखिएगा मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे ये जो अकादमियां हैं ये भोपाल में स्थित है और स्थापित हुई है जुलाई 2007 में। क्लियर है। इसके अलावा पुरुष हॉकी अकादमी की बात करें तो ये आपकी जुलाई 2007 में भोपाल में स्थापित की गई है। महिला हॉकी अकादमी जुलाई 2006 में ग्वालियर में स्थापित की गई। इसके अलावा बैडमिंटन अकादमी जुलाई 2010 में ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा शूटिंग जो अकादमी है इसकी स्थापना हुई है जुलाई 2010 में। कहां पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। खेल गांव बिशनखेड़ी में जो कि भोपाल में आता है। और देश का पहला सेलिंग स्कूल कहां पर है, तो ये आपका भोपाल में। इसकी स्थापना हुई है सितंबर 2006 में। एक एक पॉइंट जरूरी है, आपको हम सेपरेट वीडियो दे देंगे जिनमें आपको मुश्किल से 2 से 5 मिनट में आसानी से कवर करवा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नागपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 जनवरी 1936 को। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पैटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी, 2 जनवरी 1936 को। किसके द्वारा की गई थी और किस लेटर के द्वारा की गई थी ये भी आप याद रखिएगा। और किस अधिनियम के तहत की गई थी,
क्योंकि कांस्टेबल में ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। और गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एमपी कांस्टेबल के एग्जाम का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि वहीं से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस लगातार हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस वहीं से आपके निकल कर आ रहे हैं। 1 नवंबर 1956 से वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय अर्थात नागपुर उच्च न्यायालय वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य हेतु उच्च न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि इस प्रकार जो नागपुर उच्च न्यायालय था, इसको समाप्त नहीं किया गया, उच्च न्यायालय को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि कानूनी कथा द्वारा नवीन राज्य मध्य प्रदेश हेतु यह अपनी जबलपुर स्थित जो शाखा है इसके साथ में उच्च न्यायालय बन गया। यानी इसका जो मुख्यालय है ये चेंज कर दिया गया, बेसिकली नागपुर था तो इसको स्थानांतरित करके जबलपुर में स्थापित कर दिया गया। क्लियर है। माननीय मुख्य न्यायाधीपति द्वारा अपने 1 नवंबर 1956 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठों का गठन इंदौर और ग्वालियर में किया गया और बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई। क्वेश्चन यहाँ से 2 तरह से बनेंगे। अस्थायी पीठों की स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को, और स्थायी जो किया गया है इनको, ये किया गया 28 नवंबर 1968 को। तो ये दोनों आप याद रखिएगा किस अधिनियम के तहत किया गया है और किसके द्वारा अधिसूचित किया गया था इसको स्थायी करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुके हैं। बात करें जबलपुर उच्च न्यायालय के बारे में कुछ फैक्ट की, तो देखिए ये जो न्यायालय है इसकी मुख्य जो पीठ है जबलपुर में है, और उच्च न्यायालय ये जो जबलपुर उच्च न्यायालय है 1899 में राजा गोकुल दास द्वारा निर्मित एक प्रभावी इमारत थी। पहले यहाँ पर नहीं था, ये 1956 से यहाँ पर स्थानांतरित किया गया जबलपुर में। तो ये पहले एक इमारत थी, ये एक इमारत थी या स्कूल इस तरह से कुछ था ये। तो गोकुल दास जी ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है। 1899 में ये क्वेश्चन भी बन चुका है आपकी कांस्टेबल की एग्जाम में। और इस इमारत का जो डिजाइन किया था ये हेनरी इरविन ने किया था। कब किया था? 1886 में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए स्थापना से रिलेटेड मध्य प्रदेश एमपीजीके से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप स्थापना वाला चैप्टर एक बार उठा के देख लीजिएगा, जिसकी भी स्थापना आपको मिले आप अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर है। और उसमें स्थापना का डेट पूछे जा रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा अच्छे से कवर करिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? उज्ज्वला योजना कौन चलाता है या उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया। सही जवाब रहेगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन वापस से। उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ये चल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की इस तरह की ये पहली योजना है जिसमें करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं का लाभ होगा। मूल स्तर पर योजना का जो कार्यान्वयन है तेल व्यापार कंपनियों द्वारा किया जाता है। क्लियर है। उज्ज्वल योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 से की गई थी, और किसने की थी इसकी शुरुआत? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी घोषणा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक जो वृक्ष देखने को मिलते हैं ये मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद में देखने को मिलते हैं। अब या तो आपको तीनों ऑप्शन पे मिल गए होंगे और नेक्स्ट ऑप्शन मिल गया होगा उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से एक मिला होगा बाकी 3 गलत मिले होंगे। अब वो तो आपको पता है क्या आपको ऑप्शंस मिले थे नहीं मिले थे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। क्लियर है। बाकी हमने जितनी भी डिटेल थी आपको बता दी है। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक साल वृक्ष लगभग 50% जो देश का साल वृक्ष है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में अधिकांशतः लाल पीली मृदा क्षेत्र जो कि मंडला में है, डिंडोरी और होशंगाबाद जिले में बेसिकली ये पाया जाता है। होशंगाबाद में याद रखिएगा सागौन जो वन है ये बहुताय में कहां पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बने आपका। तो सागौन के वन सबसे ज्यादा होशंगाबाद जिले में मिलते हैं। सागौन के जंगल कुल क्षेत्र के 19.36% भाग में पाए जाते हैं। क्लियर है, जो कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो कश्मीरी लोगों की मुख्य आजीविका का जो साधन है ये पर्यटन है। याद रखिएगा पर्यटन ही कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। पर्यटन स्थल अधिक होने के कारण यहाँ काफी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोनागिरी के जैन मंदिर के द्वार जो है कौन सी लिपि के? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो यहाँ पर ये जो द्वार है जैन मंदिर के, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमें नहीं मिल पाया है क्योंकि इस तरह से काफी सारी रिसर्च की है हमने, फिर भी इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको ऑप्शंस मिले थे तो आप हमें ऑप्शंस बताने की कृपा करें ताकि हम आपको एग्जैक्ट राइट आंसर इसका बता पाएं। या हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न में भी चेंज हो क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन क्या था ये भी आप हमें बता दीजिएगा। क्लियर है। सोनागिरी के जो जैन मंदिर है ये आपके दतिया में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में सोनागिरी के जैन मंदिर स्थित है, दतिया जिले में। और इस जगह में 9वीं शताब्दी के बाद कई जैन मंदिर हैं। क्लियर है, 9वीं शताब्दी के बाद के। और ये जो स्थान है भक्तों और तपस्वी संतों के बीच आत्म अनुशासन और तपस्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय है। सोनागिरी के एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्र प्रभु 8वें तीर्थकार थे ये। तो इनके समय 5.5 करोड़ तपस्वियों ने यहाँ पर मोक्ष मुक्ति प्राप्त की थी। और यह पहाड़ी पर 77 देखिए यहाँ पर 77 गांव और गांव में 26 सहित कुल 103 मंदिर है। पहाड़ी पर 77 मंदिर है और गांव में 26 मंदिर है। कुल मिलाकर 103 मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सोनागिरी दतिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेहरी मंदिर कौन सी नदी के पश्चिमी तट पर, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया है, आपको अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो सांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 2013 में। विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी थी, इसकी आधारशिला 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महिंदा राजपक्षे, इनके द्वारा मरुम मलायसी द्रविड़ मुनेत्र कन्नम के विरोध में रखी गई थी, जिन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति की पदयात्रा का विरोध किया। तो ये इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, याद रखिएगा इसकी, सांची विश्वविद्यालय की, जो कि आपका कहां पर है, सांची रायसेन में देखने को मिलता है सांची विश्वविद्यालय। और बौद्ध विश्वविद्यालय है, इतना भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, अल्पसंख्यक कहां पर शिकायत कर सकते हैं। अल्पसंख्यक जो शिकायत कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी, सेल भी स्थापित किया है एक, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए अकबर से क्वेश्चन बना है, कल भी अकबर का मकबरा पूछा था, आज भी इनसे क्वेश्चन बना है, हमने कल वाली डिटेल आपको कवर करवा दी थी, आई थिंक यहीं से आपका क्वेश्चन बना होगा। तो मुगल काल के दौरान अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था, और वहां मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। अकबर का जन्म हुआ था अक्टूबर 1542 में, मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। तीसरे मुगल सम्राट थे ये, शासनकाल 56 से 1605 तक रहा है, और 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्हें 1556 में ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया, जिससे कि पशुओं को शिकार से बचाया जा सके और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा 25 जनवरी 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। तो मध्य प्रदेश ने जो लागू किया है, ये 25 जनवरी 1973 को किया है, याद रखिएगा। लेकिन राज्य में वन्य जीव प्रबंधन का इतिहास राज्य से ही बड़ा है। इस परिदृश्य से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए औपचारिक जो प्रयास है, ये 1933 में कान्हा अभयारण्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो ये भी आप देख लीजिएगा, औपचारिक जो प्रयास शुरू हुआ था, ये 1933 में कान्हा अभयारण्य की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए। अगले क्वेश्चन बना है आपसे, भारत का राष्ट्रीय खेल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, बाकी हम आपको डिटेल बता दें। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ये हॉकी है। हॉकी भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। हॉकी में 2 टीमें होती है और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ से आपको डेटा मिल चुका है, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सारे आपको बताने की पूरी डिटेल के साथ में कोशिश की है। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ई-बुक है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी के डेमो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस की। देखिए साइंस में क्वेश्चन बना है, दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है, या दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। तो हैजा, टाइफाइड और बुखार होती है। आप ऑप्शन में क्या मिला था, ये आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर है? जड़ से उत्पन्न होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये। कार्बन का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चंस मिले हैं, इनमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए राइट आंसर में दिक्कत हो रही है क्लिक करने में, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है। और आपको बताइए साइंस में कितने लंबे चौड़े 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम आपको यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस आपके इस तरह के इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन साइंस में बनते हैं। क्लियर है? बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि दूषित पानी वाला, इनका आपको बता दिया है। तो प्रायोडिक टेबल से क्वेश्चंस बना है, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चंस बना है, टाइटेनियम को कैसे दर्शाया जाता है, ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया, कार्बन को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। बट और भी इसमें डेटा आपको दे रखा था। आवर्त सारणी में क्षारीय धातु कौन सी होती है, ये आपके साइंस के क्वेश्चन से जो कि इस तरह के आपके पूछे गए हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है आपका। रेम रोम से क्वेश्चंस बने हैं, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केज मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपका बना है। वायरलेस पेन एक्शन कौन सा होता है, वायरलेस कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका कुछ। और स्प्रेडशीट कौन सी होती है, ये क्वेश्चन बना है। एमएस एक्सेल में कौन सी फाइल बनती है। क्लियर है? सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है। क्लियर है? और 1880 में अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी, तो डंग एंजल बर्ट इनका नाम है, इनके द्वारा की गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनाए, कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन बना है। कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और एक वर्ड पूछा है आपका एसक्यूएल, ये बेसिकली फुल फॉर्म पूछी है इसकी, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोला जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन बना है। वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बने। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा अंतिम रस कौन सा है, नवरस, शांत रस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समास विग्रह से क्वेश्चन बने हैं। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बने हैं। और इनमें से कौन सी संधि है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। रस से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। कारक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है?
एक वचन बहुवचन से भी पूछे गए हैं, लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चंस बने हैं, विराम चिन्ह से क्वेश्चंस पूछे गए, वर्णमाला से क्वेश्चन बने हैं और अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके हिंदी में पूछे गए हैं। यानी कि हिंदी का जो पैटर्न है वो सेम है, एज इट इज है, जो चल रहा है वही है, कुछ नया देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। अब हम बात करें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में फ्रेडरिक बेंसो टेलर का सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आपका बना। नियोजन से क्वेश्चन बना है, मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, संगठन से क्वेश्चन बना है, बेंसो का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया, पूंजीवाद से प्रश्न आया है आपका, भुगतान से प्रश्न आया है और मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने क्या दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टाफिंग का क्वेश्चन बना है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके टॉपिक में जो मैनेजमेंट है इसमें क्वेश्चंस बने हैं। इंग्लिश की बात करें, नरेशन से क्वेश्चंस बने हैं, पैसेज से, सेंटेंस से, इंटोनियम सिनोनियम से, एडवर्ब से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने हैं, एडम फ्रेसेस से क्वेश्चंस बने हैं, सेंटेंस रीअरेंज और सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस चार्टना था उससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बात करें मैथ्स में, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए, पाई चार्ट से क्वेश्चंस बने हैं, एवरेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चंस बने हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं, समय दूरी से क्वेश्चंस बने हैं, रेलगाड़ी से क्वेश्चंस आपके पूछे गए, डीआई से क्वेश्चंस बने गए पूछे गए हैं, आंकड़े अपर्याप्त वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीआई में आते हैं, डीआई से क्वेश्चंस बने, बोर्डमार से क्वेश्चंस बने हैं, बोर्डमार रूल से, आयु सीमा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समय कार्य से क्वेश्चंस बने हैं, 2D 3D मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चंस बने हैं, बार ग्राफ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि आप सभी को बताइए यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सीरीज से आपके बने हैं क्वेश्चंस, मिरर इमेज से क्वेश्चंस बने हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष से बने हैं, आपके दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है, इसके अलावा 4:05 का विपरीत समय क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बना है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फाबेट सीरीज भी आई है, घड़ी से क्वेश्चन बना है, आकृति से क्वेश्चन बना है और सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं बेसिकली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार वहीं से क्वेश्चन से, हो सकता है थोड़ा सा वो लेंथी क्वेश्चन दे रहे हैं या कैलकुलेटिव ज्यादा दे रहे हैं। क्लियर है, बाकी टॉपिक वही है जो कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे थे। क्लियर है, तो आई थिंक यहाँ पर पूरा एनालिसिस आपको मिल चुका है, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सारे आपको बताने की कोशिश की। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल पाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन से दोनों को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।